देखिए, इस वीडियो में आपको एक्चुअल कभी भी आप जब फ्लैट लेते हैं तो उसका एक्चुअल कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से फ्लैट लेते हैं तो उसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि जो मैंने फ्लैट लिया है वो ये लब्धी में फ्लैट लिया है, उन्होंने फ़ाइल दी है, फिट आउट पोजीशन मेरे को आज मिला है। तो अभी ओसीएस का आना बाकी है। फिट आउट पोजीशन क्या है कि आप मतलब फर्नीचर वगैरह इंस्टॉल उसके अंदर कर सकते हैं और ओसी आने के बाद उसमें आप रह सकते हैं। ये लिया है मैंने नेरल मुंबई में, जो कि वो टूरिस्ट प्लेस है नेरल का, वहाँ पर लिया है। उन लोगों ने ये फिट आउट पोजीशन में ये फ़ाइल दी है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैं जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन रेट और उसका क्या क्या रहने वाला है वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा। इसमें क्या है, देखिए इसमें 2 तरीके की चाबी दी है। एक तो रूम की बाहर की चाबी है, 3 सेट चाबी के, और ये रूम के अंदर की चाबी है। मतलब एक तो मेन गेट की चाबी है और एक रूम की चाबी है, क्योंकि 1 BHK फ्लैट है। तो 1 BHK फ्लैट में ये बाहर की चाबी हो जाएगी, ये अंदर की चाबी हो जाएगी। और लवली होम का इसमें साइन बना हुआ है, तो इस टाइप में ये चाबी है, 3-3 सेट। बाकी ये पूरा खाली है, कंप्लीट फाइल है। एक इन लोगों ने दिया है, ये क्या है आपका फ्रेम है, कि मतलब लब्धी की तरफ से आप फ्लैट लगा सकते हैं। फ्लैट में ये फ्रेम है, फ़ोटो लगा सकते हैं अपना खुद का। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है फ्लैट के साथ में ये चीज़ देना, लेकिन फिर भी ठीक है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं जो भी है। और फ्रेम है, 2 चीज़ होगी। अभी आ जाते हैं पेमेंट के बारे में, कि जो पेमेंट किया है लब्धी को उसकी डिटेल है सारी इसमें। तो पेमेंट को ही हम समझेंगे अच्छे से। देखिए, पूरा जो फ्लैट का कॉस्ट है, एक्चुअल फ्लैट का जो कॉस्ट है यहाँ पर, जैसे कि टोटल पेमेंट जो हुआ है यहाँ पर 21,15,536 रुपये का हुआ है टोटल पेमेंट। ये हमने लब्धी वालों को किया है। इसमें से जैसे रजिस्ट्रेशन है तीरथ राम के नाम से, फ्लैट नंबर 705 हो गया, बिल्डिंग जायरिस हो गया, लब्धी गार्डन, फेज़ 6 से 11 के बीच में, मतलब 7वें नंबर के फेज़ में फ्लैट लिया है। अब इसमें चीज़ें क्या हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे फ्लैट का कॉस्ट है, फ्लैट का कॉस्ट होता है 20,46,500, ये फ्लैट का एक्चुअल कॉस्ट है। तो अगर इसमें पोजीशन चार्जेज जब आप पोजीशन लेते हैं तब ये चार्जेज हैं, ये 23,850 हैं। और बाकी जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी पहले लग गया था तो इसमें नहीं दिया हुआ है। 2500 डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग चार्ज है, तो मुझे ये मान लीजिए कि ये फ़ाइल जो है 2500 की पड़ी है। और सिक्योरिटी मेंटेनेंस जो कि 2 साल का रहता है, ये 42,665, तो टोटल मिला करके 21,15,536 का ये कंप्लीट फ्लैट पड़ा है। मतलब इतना पेमेंट है टोटल लग गया है, और ये अच्छे से डॉक्यूमेंट्स में डाल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं ये डिटेल दे रखा है, और इसके अंदर ही डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं। अब इसमें और क्या डॉक्यूमेंट दिया है वो हम देख लेते हैं। इसमें रहेगा एंट्री, तो रहेगा किधर से, तो रहेगा एंट्री किधर से निकलेगा, इसके अंदर ही तो है व्यवस्था। काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं डॉक्यूमेंट्स में भी, जैसे कि ये एक्नॉलेजमेंट हो गया पेमेंट का, मतलब पेमेंट उनको जो गया है उसके बारे में होगी चीज़ें। ये एक्नॉलेजमेंट लेटर हो गया पेमेंट का, जो पेमेंट की रिसिप्ट, एक रिसिप्ट ये है जो कि होम लोन से, जो होम लोन लिया था उसके थ्रू दी थी ये। तो 17,45,123 रुपये ये होम लोन के गए थे। बाकी ये तो फ्लैट वालों को गए हैं। बाकी लोन जो है एक्चुअल 18,30,000 का है, मतलब 18,30,000 में बाकी जो पैसे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को गए हैं, क्योंकि होम लोन का इंश्योरेंस भी होता है। तो बाकी पैसे इंश्योरेंस कंपनी को गए हैं। और एक्चुअल जो कंपनी को गए हैं, जिस कंपनी से फ्लैट लिया है, उसको गए 17,45,123 रुपये। तो ये हो गया मतलब एक्नॉलेजमेंट लेटर, जो कि पेमेंट रिसिप्ट हो गया। उसके बाद में ये उस बिल्डिंग का, ये मेरा खुद का प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा, ये बिल्डिंग का एड्रेस हो जाएगा, जो भी प्रॉपर बिल्डिंग का एड्रेस है वो यहाँ पर बिल्डिंग का एड्रेस हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये बिल्डिंग है, रिक्वेस्ट टू परमिशन टू कैरी आउट फिट आउट पोजीशन फर्नीचर वर्क इन दी फ्लैट, मतलब फर्नीचर वर्क कर सकते हैं फ्लैट के अंदर, और कुछ फिट आउट पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट किया गया, उसका लेटर है, और इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो अभी तो मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ। और सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं इसमें दे रखी हैं कि आप जैसे वाटर चार्जेज आप देंगे, मेंटेनेंस चार्जेज आप देंगे, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें लिखी हुई है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि
24% पर एनम, ये क्या दिया हुआ है? मेंटेनेंस चार्ज अगर मैं नहीं देता हूँ रेस्पेक्टिव डेट में, मतलब जो मेंटेनेंस चार्ज का डेट फिक्स कर रखा है उन लोगों ने, अगर उस डेट से 7 दिन ऊपर चला जाता है तो इनमें ही क्या हिडन चीज़ें लिखी रहती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 दिन से ऊपर हो जाएगा 24% पर एनम के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट देना होगा, जो कि 2 रुपये पर सैकड़ा के हिसाब से ब्याज हो जाता है। तो अगर मैं डिले करता हूँ पेमेंट तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टाइम से पेमेंट इसका होना ज़रूरी है। जो भी EMI वगैरह ली है तो टाइम से पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। टाइम से पेमेंट नहीं लेंगे तो चीज़ें बहुत दिक्कत करने लग जाती है। और यहाँ पर भी दे रखा है कि आप अपने फ्लैट का इनसाइड से आउटसाइड से फ़ोटोग्राफ वीडियो है वो आप ले सकते हैं। मतलब जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर देखिए आर्किटेक्चर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारा काम आप करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एनी वर्क रिलेटेड टू सेड फ्लैट बिल्डिंग में आप कोई भी काम आप करवा सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको करवाना है। अगर मैं कोई इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करता हूँ जो बिल्डिंग के अंदर किसी और को कुछ प्रॉब्लम करता है तो मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। नो ऑब्जेक्शन विल बी टेकन, ऑब्स्ट्रक्शन विल बी कॉज्ड बाई मी और अस और बाई अदर रिप्रेजेंटेटिव इन एनी ऑफ दीज मैटर्स। मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अगर कुछ मतलब इस तरीके का कुछ निर्माण कर रहा हूँ तो उसके बारे में है ये। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर ये लेटर का डेट हो गया कि ये लेटर का डेट है 7 तारीख को। इसमें ये गार्डन है, ये एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा फ्लैट का। जायरिस बिल्डिंग है, 701 7th फ्लोर। और ये दाई वाली जो भी है एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पर ये चाबियों के बारे में लिखा हुआ है कि आपको चाबी दी गई है, फिट आउट पोजीशन दिया गया है। ये कंपनी का प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा जिस कंपनी से हमने फ्लैट लिया है। और बाकी चीज़ें तो सब इसमें नॉर्मल ही हैं। ठीक है। और बाकी हम देख लें यहाँ पर ये भी लब्धि का ऑथोराइज लोगो है। और बाकी साइन वगैरह जो भी है, ग्राम पंचायत, कलेक्ट्रेट, पासिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है किस किस से पासिंग है। ठीक है। और ये मतलब लब्धि जो है कुछ और प्लान बना रही है, मतलब अगला फेज़ बना रही है। उसके लिए NOC लेती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इर्रेवोकेबल कंसेंट है, NOC है, जो कि आप जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, मतलब 24 घंटे RO का पानी देगी, उस हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। 24 घंटे वहाँ पर RO का पानी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। इस तरीके से 1 करोड़ के आसपास का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। तो उसका मेंटेनेंस मतलब उसको सारे लोग यूज़ करेंगे, लेकिन एक और फेज़ बन रहा है, वह फेज़ भी इसको यूज़ करेगा। उसके लिए यहाँ पर NOC लिया हुआ है कि आपको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में है ये। तो ये 5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। पेमेंट का हो गया, फिट आउट पोजीशन का हो गया, और बाकी एक OC का सर्टिफिकेट है वो बाद में मिलेगा। अभी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूँ पेमेंट का कि क्या कैलकुलेशन रहता है। यहाँ पर देखिए सोसाइटी मेंटेनेंस विल बी एप्लीकेबल टू OC डेट, एक्चुअल पोजीशन और रजिस्ट्रेशन डेट जो भी है बाद में होगा। तो बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मिलेंगे वो बाद में मिलेंगे। अभी मैं इसका कैलकुलेशन मोटा मोटा कैलकुलेशन बता देता हूँ कि ये फ्लैट लेने का क्या लॉजिक हो सकता है। एक तो है कि आप ये फ्लैट में अगर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्लैट में नहीं रह रहे हैं तो आप फ्लैट का क्या कर लीजिए, होम स्टे के नाम से एक रजिस्ट्रेशन रहता है। मतलब होम स्टे का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस गवर्नमेंट से 25-30 हज़ार रुपये मिल जाता है। वो लाइसेंस लेने के बाद में आप पर डे के हिसाब से, जैसे होटलों में रूम बुक होते हैं वैसे पर डे के हिसाब से टूरिस्ट को आप क्या है रूम, अपना फ्लैट है वो बुक कर सकते हैं। और सोसाइटी को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सोसाइटी को टूरिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस हिसाब से आप होम स्टे का लाइसेंस लेकर के, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर होम स्टे का लाइसेंस लेकर के आप ले सकते हैं। लेकिन होम स्टे के लाइसेंस के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, वो आप देख लेना क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। अभी मैं इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे कि आप जब भी होम लोन लेते हैं तो ज़्यादातर कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो होम लोन पे लेते हैं फ्लैट, क्योंकि इतना पैसा आपके सब पास में अकेले एक साथ में होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है 9.95, जबकि मेरा जो इंटरेस्ट रेट निकल के आया है वो 10.5 ही निकल के आया है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर जो EMI लिखा हुआ है, जैसे ये टोटल है 18,30,000 रुपये का। 18,30,000 रुपये यहाँ पर लोन अमाउंट है, जबकि पेमेंट कितना गया है, पेमेंट यहाँ पर जिस कंपनी को पेमेंट किया है, मतलब लोन तो हुआ 18,30,000 का,
लेकिन यहाँ पर आपने देखा था कि लोन से जो पेमेंट हुआ है वो 17,45,123 का हुआ है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 18,30,000 का आप बोल रहे हैं और 17,45,000 का ही पेमेंट गया है कंपनी को। तो यहाँ पर आप देखिए 8 मतलब कि 85,000 आपके इंश्योरेंस में गए हैं। मतलब जो कंपनी का जो होम लोन आपने लिया है, होम लोन, तो होम लोन में अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को परेशान नहीं किया जाएगा। उसके लिए लगभग 85,000 पैसे हैं आपके इंश्योरेंस में चले गए हैं। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर ईएमआई इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईएमआई 16,565 रुपये ईएमआई। और देखिए अब होम लोन जब लेते हैं 18,30,000 में से ये 80,000 के आसपास चार्जेज हैं, वो किस चीज़ के लगे हैं। देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हैं 22,000 रुपये लगे हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस चार्ज है 2,500 रुपये, और ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है 118 रुपये, ये प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस के कागज़ के हैं 1,700 रुपये, और आईसीआईसी का लाइफ इंश्योरेंस है 37,000 रुपये का, लीगल चार्जेज हैं 15,000 रुपये, और ये आरसीयू चार्जेज हैं। इस तरीके से चार्जेज मिला के 80,000 के आसपास हो जाते हैं। तो इनको हम 18,30,000 में से माइनस कर देंगे तो जो भी हमारे पास 17,35,000 जो भी है वो हमारे पास में आ जाएगा। तो ये तो होगी मोटी मोटी कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं कि जो ईएमआई है यहाँ पर 16,565 रुपये, आपको ये फ्लैट 21 लाख का मान के नहीं चलना है। आपको ये फ्लैट मान के चलना है जैसे कि 300 ईएमआई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 300 ईएमआई। 300 ईएमआई का मतलब है कि आप 12 का अगर भाग देते हैं इसमें तो कितने साल के लिए होगा, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 30, मतलब 25 साल के लिए आपको ये ईएमआई देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ईएमआई कितना है 16,565, तो 16,565 को आप 25 साल तक देंगे और हर साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 25 × 12 करेंगे तो 25 दूनी 50, असल लगी 5, 300 हो गया। मतलब 16,565 को आप 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 16,565 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दिया 15, असल लगी 1, 18 × 19, असल लगी 1, 15 × 16, असल लगी 1, 48 × 49, और 300 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 2 जीरो और लगा दिए। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 50 लाख का आपके पास में मकान पूरा पड़ेगा। कितने का एक्चुअल में है आपका 21 लाख का, लेकिन आप 30 लाख किस में दे चुके हैं, ब्याज में आप दे चुके हैं 30 लाख गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट नहीं, आप बैंक को ब्याज में दे चुके हैं। तो कितने का पड़ा है फ्लैट, 50 लाख का पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि ब्याज कितना पड़ गया, बहुत ज़्यादा ब्याज यहाँ पर पड़ गया, मतलब 30 लाख के आसपास, 29 लाख के आसपास आपका ब्याज पड़ गया। तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह ली है जो साल का 5% भी रिटर्न देती है, ठीक है, 5% भी अगर रिटर्न देती है एक साल का 5%, या 4% भी मान लेंगे 4% आपको रिटर्न देती है एक साल का, तो भी आपका इसमें लॉस है। अगर 5% रिटर्न देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये जो 25 साल है, 25 साल में अगर आपने प्रॉपर्टी ऐसी जगह ली है कि ये प्रॉपर्टी 5 गुना हो जाए, कितनी गुना हो जाए, 5 गुना, तो जैसे 20 लाख है, ये प्रॉपर्टी 5 गुना होके 1 करोड़ की अगर हो जाती है, कितने साल बाद, 25 साल बाद 1 करोड़ की हो जाती है, तो आपको मतलब फ़ायदा है। लेकिन उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को कहीं और जगह पर इन्वेस्ट करते, रिटर्न का मतलब इसका कुछ आपको क्या मिलता, 8% रिटर्न के हिसाब से भी करते तो ये 2-2.5 करोड़ के आसपास बैठता है पैसा। लेकिन अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में और उसके बाद में प्रोसेस करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि मान लो आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर 10,000 रुपये रेंट है और 5,000 रुपये आपके टैक्स के भी कट रहे हैं, तो अगर सर्विस में है तो 15,000 रुपये, और 16,000 अगर आपका ईएमआई जा रहा है तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब इसमें हमने वो भी नहीं जोड़ा है, जैसे कि 50 लाख तो ये हो गया, 1,500 रुपये आपके मेंटेनेंस भी जाएगा हर मंथ, 1,500 रुपये मेंटेनेंस जाएगा, वो 12 साल × 25, मतलब 1,500 को भी 300 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो भी 300 मंथ तक जाने वाला है। 1,500 रुपये मेंटेनेंस, तो ये भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 × 3 = 45, तो ये हो गया 4,50,000। इसका मतलब 4,50,000 आपका मेंटेनेंस में चला जाएगा, ठीक है, और 49 लाख मतलब 50 लाख आपका पास में वैसे चला जाएगा। तो मतलब 55 लाख रुपए का आपका ये फ्लैट पड़ने वाला है 25 साल बाद। अगर आपके फ्लैट की वैल्यू 55 लाख रुपए है तो आपके लिए 55 लाख से ऊपर है, तो आप बोल सकते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत आपने सही डिसीजन लिया है। लेकिन अगर आप होम स्टे के हिसाब से भी इससे 10,000 रुपये भी रेंट निकाल लेते हैं
कितना निकाल लेते हैं, महीने का 10,000 रुपये भी रेंट निकाल लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी फ्लैट का रेट मान लो 5,000 रुपये भी रेंट आप निकाल लेते हैं। 5,000 के हिसाब से हम माइनस कर लेते हैं, 5,000 इंटू 300, क्योंकि इतना आपका रेंट आ जाएगा। मान लो 30 5 दिया 15, मतलब 15 लाख रुपये आपका रेंट आ जाएगा। 15 लाख भी रेंट आ जाएगा, फिर भी ये 35 लाख रुपये का पड़ेगा। और 35 लाख रुपये 25 साल बाद में 35 से ऊपर का अगर ये है तो आपके लिए ये मतलब सही डिसीजन रहेगा, नहीं तो आपके लिए ये गलत डिसीजन हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है कि आपको सच में फ़्लैट लेना चाहिए, आपने जो फ़्लैट लिया है वो किस सिचुएशन में लिया है, कौन सी जगह लिया है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना चाहिए। नहीं तो आपका जो फ़्लैट लेने का जो डिसीजन है वो आपको रोड पे भी ला सकता है। अगर आप टाइम पे ईएमआई नहीं देंगे, टाइम पे अगर सारी चीज़ें नहीं चलेंगी तो वो आपको रोड पे भी ला सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, या तो आप उस फ्लैट में रह रहे हैं 30 साल तक, क्योंकि 30 साल तक आप रेंट भी दे देंगे। अगर 10,000 के हिसाब से भी वहाँ पर रेंट लग रहा है तो 10,000 के हिसाब से 30 लाख तो रेंट लग ही जाएगा इसका। तो 30 लाख रेंट लग जाएगा, 50 लाख आपका टोटल जा रहा है, 30 लाख रेंट लग जाए मतलब 20 लाख का 20 लाख प्रॉपर्टी, और 5 साल बाद में 1 करोड़ का हो जाएगा, मतलब फिर भी आपके पास में 80 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको कैलकुलेट करनी है। कभी भी फ्लैट लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें, जगह, वहाँ का जो एरिया है, वो आपको बहुत सोच समझ के फ्लैट है वो लेना चाहिए फ्लैट में। क्योंकि एक बार फ्लैट में अगर पैसा फंसता है तो उसका बहुत लॉन्ग टर्म पर इफेक्ट पड़ता है। और 2 तरीके से फ्लैट होते हैं, एक तो होता है फ्लैट 99 साल के लिए होता है, और एक रहता है आपका ऑथोराइज, मतलब खुद का रहेगा आपका। तो 99 साल के लिए लीज पे लेकर वहाँ पर फ्लैट बना दिया और उस फ्लैट को आपने ले लिया, तो 40 साल बाद उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। या फिर आपने ऐसा कोई फ्लैट ले लिया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है और कैसे ही करके बना के बेच दिया, बाद में गवर्नमेंट आदेश देगी कि इस फ्लैट को तोड़ा जाए, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर है वो चेक कर लेने हैं। कभी भी कोई फ्लैट ले तो ऑथेंटिक कोई भी कंपनी रहे उसको क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से कि वो कंपनी कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। तो बाकी मेरा मानना यही है कि अगर हम इसको होम स्टे के हिसाब से 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी अगर इसको टूरिस्ट प्लेस में चलाए, 10 दिन भी बुकिंग आता है, मतलब 10,000 के हिसाब से भी हम निकालें, तो हमारे पास ये 30 लाख जो इंटरेस्ट का है वो हमारे पास में वापस निकल के आ जाना चाहिए टूरिस्ट से या जो भी है इंटरेस्ट लेके। तो हमारा 20 लाख का 20 लाख ही यहाँ पर पैसा लगना चाहिए, तब जाके हमारे लिए ये मतलब सही डिसीजन रहेगा। नहीं तो ये डिसीजन है अच्छा नहीं रहेगा। तो हम देखेंगे कि हो सकता है कि मैं हर 5 साल में इस फ्लैट के बारे में या हर 3 साल में इस फ्लैट के बारे में फ़ीडबैक दूँ कि ये डिसीजन कैसा रहा। तो आपको ये कंप्लीट वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी सबका अपना अपना डिसीजन रहता है, बहुत सारी जगह है, पैसा आप अपनी कमाई है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा है काफ़ी सोच के इन्वेस्ट किया, बहुत सारे रीज़न थे उसके पीछे, लेकिन अभी कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।